इसका नाम है हम बीमार क्यों होते हैं, वाई डू वी फॉल इल। ओके, तो इसमें हम कुछ हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर कैसे हमें बीमारियाँ होती हैं, कैसे इनका निवारण होता है, इन सब के बारे में यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है स्वास्थ्य और रोग। ठीक है, कि स्वास्थ्य और रोग क्या है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति वो है जो सभी कामों को आराम से कर सकता है। एक रोगी व्यक्ति वो है जो इन सारे कामों को उसको करने में कठिनाई होती है, दिन भर उसमें सुस्ती रहती है, बहुत थका थका सा फील करता है। तो ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल से कि ये बीमार है, ठीक है, और एक स्वस्थ है, लेकिन उसके अंदर उसमें क्या कारण हो सकते हैं इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि हमारा जो कोशिका है वो हमारे सजीवों की मौलिक इकाई है और वो अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड, इन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है। और कोशिकाएं ही जो क्रियाशील होती है, जो कि उनमें हमेशा कुछ न कुछ कार्य चलते रहते हैं। ठीक है, और अंगों और ऊतकों में भी बहुत सारी क्रियाएं जैसे चलती रहती है। कई सारी कोशिकाएं मिलकर ही तो ऊतक बनाती हैं। जैसे हृदय का धड़कना, फेफड़े सांस लेते हैं, किडनी में फिल्ट्रेशन होता रहता है यूरिन का, यानी कि जैसे अंदन होता है मूत्र का, मस्तिष्क सूजता रहता है, ये सारी क्रियाएं हमेशा चलती रहती हैं। अगर इनमें से एक भी ना चले तो हमारी बॉडी में क्या होंगे, रोग हो जाएंगे। जैसे कि अगर किडनी यहाँ पे दिया है कि अगर किडनी में निष्पंदन नहीं हो रहा है, यानी फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो विषैला पदार्थ हमारी बॉडी में एकत्रित होने लगेगा। ठीक है, और इसी प्रकार जो है इस परिस्थिति में मस्तिष्क जो है अच्छे से काम नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं स्वास्थ्य और इसका बिगड़ना। ठीक है, सबसे पहले स्वास्थ्य क्या है। तो ठीक है, हम स्वास्थ्य के बारे में बहुत सुनते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब स्वास्थ्य का यही होता है कि हम किसी काम को अच्छे से कर सके, वो होता है स्वास्थ्य, यानी वो अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक होता है। और वहीं कोई उस काम को नहीं कर सकता है, यानी उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। अब जैसे कि स्वास्थ्य में हम ये भी ले सकते हैं कि अगर हमारा पढ़ने में जो है पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो यानी कि कहा जाता है कि यहाँ पे अभिवृत्ति ठीक नहीं है, यानी कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ठीक है, तो स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किए जाए, यानी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तीनों होना चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्याएं दोनों ही स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, जो हमने देखा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, ये जीवन क्षमता की पूर्ण रूपेण समन्वित स्थिति है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति इसे स्वयं में पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं कर सकता। हम अपने आस पड़ोस की जो वातावरण होते, चीज़ें होते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं। जैसे कि एक चक्रवात होता है, चक्रवात जो होता है जब आता है तो हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करता है, एक तो आने के पहले और दूसरा जाने के बाद भी। ठीक है, उसी तरह जो है कूड़ा करकट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं अक्सर हमें बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित करती हैं। इसलिए सामुदायिक स्वच्छता जो है व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस समुदाय में रहते हैं अगर वहाँ स्वच्छता नहीं है तो हम एक व्यक्तिगत व्यक्ति भी कहाँ से स्वस्थ रह सकता है। ठीक है, स्वच्छता के कुछ यहाँ पे बताए गए 5S: फ्लूइड, फिंगर, फ्लाइज, फिल, फ्लड। ठीक है, तो सबसे पहले फिकल मैटर है, मल पदार्थ है। अगर ये पानी के संपर्क में आते हैं तो जो जल स्रोत हैं उनको पहले हमें सुरक्षित करना चाहिए और उनका जो उपचार है और संचय दोनों ही सावधानी से करना चाहिए। फिंगर, ठीक है, खाना खाने के बाद और मल त्याग के बाद हमेशा हाथ को धुलना चाहिए। खाद्य पदार्थों को ढक कर रखना चाहिए ताकि उनमें मक्खियाँ ना बैठ सके और मक्खियों को नियंत्रित भी करना चाहिए। उसके बाद है खेत व मैदान, यहाँ पे फील्ड, यानी कि सब्जियां, फल को उपयोग करने से पहले और खुले में मल त्याग करने के बाद हाथ को साफ करना चाहिए। फ्लड, बाढ़, यानी कि उचित जल निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए और जल का उपचार करना चाहिए। तो ये हो जाएंगे यहाँ पे स्वस्थ व्यक्ति के लिए। नेक्स्ट है स्वस्थ रहने और रोग मुक्त में अंतर। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है डिसबेस। ठीक है, ये कहता है बाधित आराम, यानी कि रोग का ही दूसरा अर्थ हो गया असुविधा। ठीक है, यानी कि इस शब्द के अर्थ का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा सीमित है। हम रोग के विषय में तब बात करते हैं जब हमें असुविधा होती है, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसका सही या अंतिम उत्तर जाने, हम बिना कारण जाने या कह सकते हैं कोई व्यक्ति प्रवाहिका से ग्रस्त है, यानी कि हम किसी काम को करने में असमर्थ हो रहे हैं तो वहाँ हम कहते हैं कि हम स्वस्थ नहीं हैं। स्वस्थ रहने का जो मतलब है
जैसे कि कोई नृत्य करता है तो वो अपनी मुद्रा की सभी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सके, कोई संगीतकार है तो बांसुरी को एक लंबे श्वास के साथ उसको बजा सके। ये सारे जो है स्वस्थता के जो होते हैं एक कैरेक्टर हैं या फिर लक्षण हैं, ठीक है। तो यही कारण है कि जब हम स्वास्थ्य के विषय में सोचते हैं तो हम समाज और समुदाय के विषय में सोचते हैं, और जब रोग के विषय में सोचते हैं तो सिर्फ हम अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है। आगे है रोग तथा इसके कारण, रोग किस तरह से दिखाई देते हैं, ठीक है। ठीक, तो रोग जो है हमें ये ऊतक जो होते हैं हमारे बॉडी में, वो हमारे शरीर के क्रियात्मक तंत्रों और अंग तंत्रों के बने होते हैं, ठीक है, बनाते हैं वो, जो शरीर के विभिन्न क्रियाओं को संपादित करते हैं। अब जैसे पाचन तंत्र है, उसमें अमाशय और आंत तो हमारे द्वारा खाए गए भोजन को पचा रहे हैं। पेशियाँ और अस्थियाँ हैं तो पेशी कंकाल तंत्र जो हमें शरीर को गति और उसको कंकाली जो सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। तो जब कोई रोग होता है तो शरीर के अनेक जो अंग तंत्र होते हैं वो प्रभावित होते हैं, यानी वो खराब होते हैं, ठीक है, यानी उनमें परिवर्तन होता है। जैसे सिर दर्द, खांसी, दस्त या घाव आने, ये सभी लक्षण जो होते हैं कि बीमारी के लक्षण होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये लक्षण किसी एक चीज़ पे हो या कैसे, इनसे हम एक नहीं पता लगा पाते हैं कि कौन सा रोग है। अब जैसे सिर दर्द है तो इसका कारण परीक्षा का भय भी हो सकता है या फिर मेनिंजाइटिस भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो सिर दर्द है वो बहुत सारी बीमारियों का संकेतक होता है। तो रोग के वे चिन्ह जो चिकित्सक लक्षणों के आधार पर देखते हैं, ठीक है, यानी लक्षण किसी विशेष रोग के बारे में सुनिश्चित संकेत देते हैं। तो चिकित्सक रोग के सही कारण को जानने में इसके लिए प्रयोगशाला में कुछ परीक्षण भी करवाते हैं, क्योंकि कुछ रोग जो हमें लक्षण मिलते हैं वो मिलते जुलते रहते हैं और कुछ जो हमें बिल्कुल सही बताते, तो इससे अच्छा है कि हम प्रयोगशाला में उसका परीक्षण करवा लें। आगे है तीव्र तथा दीर्घकालिक रोग, ठीक है। अब जो रोग होते हैं कई तरह के होते हैं। एक तीव्र है, तीव्र यानी कि जो बहुत तेज़ी से हुआ फिर ठीक हो गया। एक हो गया दीर्घकालिक की है तो लेकिन काफ़ी लंबे समय सालों साल चलता चला जा रहा है, ठीक है। अब जो तीव्र रोग होते हैं उनकी अवधि बहुत कम होती है और दीर्घकालिक की अवधि बहुत ज़्यादा होती है। तीव्र रोग में हम खांसी जुकाम की बात करते हैं जो तीन से एक हफ्ते में, मतलब 3 से 7 दिन में सही हो जाते हैं। और वही कुछ दीर्घकालिक रोग है जो जीवन पर्यंत रहते हैं, जैसे एलिफेंटियासिस यानी कि हाथी पाँव, ठीक है, इसको फील पाँव भी कहते हैं। दीर्घकालिक रोग और अस्वस्थता, तीव्र और दीर्घकालिक रोग के हमारे शरीर पर जो होते हैं अलग अलग प्रभाव होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे स्वास्थ्य को होते हैं ये हमारे अंगों को प्रभावित करते हैं, जो दीर्घकालिक रोग होते हैं। लेकिन जो तीव्र रोग होते हैं बहुत कम समय तक रहते हैं और स्वास्थ्य पर भी बहुत कम प्रभाव डालते हैं। लेकिन दीर्घकालिक रोग हमारे स्वास्थ्य को बहुत लंबा प्रभावित करते हैं, ठीक है। दीर्घकालिक रोग में जैसे है फेफड़ों का क्षय रोग यानी टीबी, ठीक है, ये कई वर्षों तक रहता है। इसमें वजन कम होना, थकान महसूस होना। अगर हम तीव्र रोग से पीड़ित होते हैं तो क्या होता है कि कॉलेज न जाना, ऑफिस न जाना कुछ दिन के लिए। लेकिन दीर्घकालिक में क्या होता है कि हमें सारे काम करने होते हैं, बट उस पर जो होते हैं हमारी क्षमता में कमी आ जाती है, ठीक है। इसलिए दीर्घकालिक रोग तीव्र रोग की अपेक्षा लोगों के स्वास्थ्य पर लंबे समय तक विपरीत प्रभाव बनाए रखता है। नेक्स्ट है रोग के कारक, यानी रोग के अब कारक क्या है, रोग किसकी वजह से होता है, ठीक है। तो रोग के कारक बहुत सारे हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया कि अगर एक छोटा बच्चा है उसको लूज़ मोशन हो रहा है, ठीक है, और ये हमें पता है कि लूज़ मोशन जो होगा वो संक्रमण के कारण होता है, ठीक है। तो अब ये होता है कि संक्रमण कहाँ से आता है, ठीक है। हो सकता है उसने जो दूषित जल पिया उसकी वजह से हुआ, लेकिन बाकी बच्चों ने भी पिया लेकिन उन्हें नहीं हुआ। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण ये हो सकता है कि बच्चा स्वस्थ ना हो, ठीक, जिसकी वजह से वह संक्रमित हो गया, ठीक। तो अब ये होता है कि बच्चा स्वस्थ क्यों नहीं है, तो शायद इसलिए कि बच्चे का पोषण ठीक नहीं हुआ है और वह भोजन उसको पर्याप्त नहीं मिलता है। तो दूसरा क्वेश्चन होता है कि उसे पोषण क्यों नहीं मिला, तो हो सकता है कि बच्चे के माता पिता बहुत गरीब हो, और यह भी संभव है कि बच्चे में आनुवंशिक भिन्नता हो जो रोग कारक के संपर्क में आने पर पतले दस्त से प्रभावित हो जाते हैं। यानी आनुवंशिक जो लक्षण में कुछ होते हैं कि पहले से किसी को हो और वो अगली पीढ़ी में आ गए हो, तो वो थोड़ी सी भी संक्रमण से उसमें ये रोग दिखने लग रहा है, ठीक है। तो फिर ये भी हो सकता है कि उसके लिए साफ़ पानी उपलब्ध नहीं था। तो साफ़ पानी क्यों नहीं था, तो हो सकता है जहाँ पे वो रह रहे हो वो जो लोकेलिटी होगी वो अच्छी नहीं होगी, वहाँ पे पानी अच्छा नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमें यह पता चलता है कि सभी रोगों के तात्कालिक कारण और सहायक कारण होते हैं, यानी कि
उस समय के कारण और उसके पहले उसके पीछे के जो कारण होते हैं वो दोनों मिलकर इस रोग को फैलाते हैं। अब उसमें है संक्रामक और असंक्रामक, ठीक है, यानी कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है। हमने देखा है कि जब कभी लोग एक कारण के विषय में सोचते हैं तो वो स्वास्थ्य और समुदाय दोनों को मिला के सोचते हैं। तो रोग के जो तात्कालिक कारण के विषय में सोचना हमें अच्छा है, क्योंकि ये दोनों भिन्न भिन्न प्रकार है, ठीक है। तो रोग के कारण जो एक है संक्रामक कारक होते हैं, जो कि बहुत सूक्ष्म जीव की वजह से होता है, ठीक है, और ये सूक्ष्म जीव ही हमें संक्रमण फैलाते हैं। और वही दूसरी तरफ कुछ रोग होते हैं जो संक्रामक कारकों द्वारा नहीं होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं बाहरी कारक जो सूक्ष्म जीव नहीं होते उनकी वजह से फैलता है, जैसे कैंसर आनुवंशिक असामान्यता के कारण होता है। उच्च रक्तचाप के कारण अधिक वजन का होना और व्यायाम न करने से जो होता है संक्रामक रोग भी ऐसे में जो होते हैं। लेकिन हम अन्य रोगों के विषय में सोच सकते हैं जो संक्रामक नहीं है। अब हम देखते हैं संक्रामक रोग, ठीक है। इसमें संक्रामक कारक क्या है? तो हमारा जो जीव जगत है वहाँ हम अकेले नहीं होते, वहाँ और भी जीव जंतु हमारे साथ होते हैं, ठीक है। तो कुछ रोगों को उत्पन्न करने वाले जीव इन वर्गों में आते हैं जिनका वर्गीकरण किया गया है, ठीक है, अरिस्टोटल ने किया है। तो इसमें है वायरस यानी विषाणु, बैक्टीरिया, जीवाणु, फंजाई, कवक और कुछ एक कोश की जंतु जैसे प्रोटोजोआ और कुछ बहुकोश की जीव जैसे कृमि। ये सारे जो हैं जीव जो होते हैं रोग के कारक होते हैं, संक्रामक रोग के कारक होते हैं। वायरस से होने वाला जो डिजीज़ होता है खांसी जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार, एड्स, और बैक्टीरिया से होने वाला टाइफाइड, हैजा, क्षय रोग, एंथ्रेक्स, और त्वचा में होने वाले जो रोग हैं वो फंजाई द्वारा, और प्रोटोजोआ से मलेरिया और कालाजार। ये सारे डिजीज़ जो हो रहे हैं ये सभी अलग अलग रोग कारक के कारण हो रहे हैं, ठीक है। उसी में कुछ कृमि के कारण होते हैं जिसको होता है फील पाँव यानी कि एलिफेंटियासिस, ठीक है, यानी हाथी पाँव, ठीक है। तो अब यहाँ पे है कि ये जो उनका उपचार करने का तरीका होगा ये उनकी विधि पर निर्धारित करती है, यानी कि जो वायरस बैक्टीरिया है उनकी जो स्ट्रक्चर है, उनका जो काम करने का तरीका, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दवाएं दी जाएंगी। जैसे कि सभी वायरस परपोषी कोशिकाओं में रहते हैं, यानी परपोषी यानी दूसरों पर डिपेंड रहना और उसको हानि पहुँचाना। लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा कम ही होता है। वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई में जो गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन होता है बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर भी दिखाए गए हैं, जैसे संक्रमित कोशिका से बाहर निकलते हुए सार्स बैक्टीरिया को दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे निकलते हुए तीर से दिखाया जा रहा है। बैक्टीरिया द्वारा जो होता है ये श्वसन में होने वाली डिजीज़ है, ठीक। और यहाँ पे स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया है जो मुहासे का कारक है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे प्रोटोजोआ है ट्रिपैनोसोमा जो निद्रालु व्याधि यानी जो सोने की बीमारी के लिए होता है, ठीक। और यहाँ पे लेशमानिया है जो कि काला जार, प्रोटोजोआ ही है लेशमानिया जो काला जार करता है, ठीक है। और यहाँ पे कृमि है जो कि एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स होते हैं जो हमारी आँख में पाए जाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से एस्केरियासिस होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई थे जो उनका गुणन यानी अपनी बॉडी के नंबर्स को बढ़ाना, अपनी संख्या को बढ़ाना, इनमें तेज़ी से होता है। वहीं कृमि में, वर्म में बहुत कम होता है, ठीक है। अगर वर्गीकरण देखा जाए तो बैक्टीरिया जो है एक दूसरे से सभी बैक्टीरिया एक दूसरे से वायरस की अपेक्षा अधिक निकट हो। सही बात है, क्योंकि बैक्टीरिया जो होंगे वो आपस में एक पास होंगे, वायरस अपने साथ एक साथ होंगे, ठीक है। तो यानी कि जैव प्रक्रियाएं सभी बैक्टीरियाओं में समान होगी, तो यानी उन पे जो भी दवा देनी होगी हम एक बनाएंगे तो वो काम करेगी। तो उन्हीं के लिए बनाई गई एंटीबायोटिक बनाई गई। एंटीबायोटिक जो होती है वो बैक्टीरिया का जो महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्ग होता है उसको बंद कर देती है। बैक्टीरिया में अपनी रक्षा के लिए एक कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। ये उसी कोशिका भित्ति के बनाने को कार्य को बाधित कर देती है एंटीबायोटिक, जो कि हम पेनिसिलिन लेते हैं। पेनिसिलिन जो थी फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। तो पेनिसिलिन बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति के बनाने की प्रक्रिया को बाधित कर देती, जिससे कि वो मर जाते हैं आराम से। और मानव कोशिका में पता है कोशिका भित्ति होती नहीं है, इसीलिए पेनिसिलिन का जो असर है वो कोशिका पर, हमारी जो मानव कोशिका है उस पर नहीं होता है, ठीक है।
और वहीं अगर बात करते हैं हम वायरस की, तो वायरस में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वायरस में अपना कोई मार्ग या फिर अपना कोई कार्य नहीं होता है, वो हमारी मशीनरी यूज़ करके अपना गुणन करता है। इसलिए उसके लिए कुछ भी करने से पहले हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पे वो सीधे असर करेगा, क्योंकि वो हमारी सारी मशीनरी यूज़ करके अपना काम करता है। ठीक है, तो यानी एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरिया पर ज़्यादा उपयोगी होगा वायरस के अलावा। ठीक है, आगे है रोग फैलने के साधन। तो संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं, तो हमें पता है ये संचारी रोग होते हैं, यानी कि हवा द्वारा फैलेंगे। दूसरा, छींकने से, खांसने से, उसमें छोटी छोटी बूंदें बाहर निकलती हैं जो कि पास के व्यक्ति को श्वास द्वारा उसमें प्रवेश कर जाती हैं और उसमें संक्रमण फैलाती हैं। तो वायु द्वारा होने वाला जो डिजीज़ है, जैसे खांसी, जुकाम, निमोनिया, क्षय रोग यानी टीबी। ठीक है, और वहीं पे हम कुछ में देखते हैं कि कुछ में डिजीज़ होती है, कुछ में नहीं भी होती है। ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम आगे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, जल द्वारा भी रोग फैलते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम संक्रमित जल को पी लेते हैं तब, यानी अपशिष्ट जल। ठीक है, तो वो हमारे जब जल पीने से रोगाणु जो होता है हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, और ये में जो है डिजीज़ जो है रोगी बनाते हैं। अगला है लैंगिक क्रियाओं द्वारा दो लोग शारीरिक रूप से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और वहाँ जो होते सूक्ष्म जीव जैसे सिफिलिस या फिर एड्स जो होता है लैंगिक संपर्क के समय एक दूसरे से होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है लैंगिक संचारी रोग सामान्य संपर्क जैसे हाथ मिलाना, गले मिलना और खेलना कूदना, इस सब से नहीं होता है। ठीक है, यानी कि ये सिर्फ लैंगिक संपर्क से होगा। एड्स जो है लैंगिक संपर्क के अतिरिक्त रक्त स्थानांतरण द्वारा भी होता है और गर्भवती माँ से बच्चे को भी होता है। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, हम तो आगे चलते हैं। हम ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ हमारे अतिरिक्त बहुत सारे जीव होते हैं। ठीक है, तो उनसे भी हमें होता है, तो जो हमारे बीच में जो होता है ये उस रोग को फैलाने का कार्य करते हैं, यानी मध्यस्थ का काम करते हैं, जिन्हें हम रोगवाहक या वेक्टर कहते हैं। जैसे मच्छर जो है मलेरिया का जो परजीवी होता है, मलेरिया का, उसको जो होता है हमारे पास पहुंचाता है, यानी प्लाज्मोडियम को। ठीक है, यहाँ पे जैसे कुछ डिजीज़ दिखाए गए हैं। ठीक है, रेबीज़ कुत्ते काटने से, मच्छर जो है यहाँ पे मच्छर के काटने से मलेरिया हो रहा है, भोजन द्वारा शरीर के संपर्क से है, वायु द्वारा, ये सारी चीज़ें जो होंगी रोगवाहक होंगी। अंग विशिष्ट और ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्ति। ठीक है, यानी ये जो है अंग विशिष्ट और ऊतक विशिष्ट का मतलब होता है कि ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये किसी अंग विशिष्ट पे कार्य कर रहे होंगे। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव की अपेक्षा हमारा शरीर बहुत बड़ा है, इसलिए वो हमारे अंग, ऊतक, स्थान, इस सब पे बहुत फर्क करते हैं, यानी उस पर प्रभाव डालते हैं। सूक्ष्म जीव के अलग अलग स्पीसीज़ होते हैं, अलग अलग भागों पर ये प्रभाव डालते हैं। जैसे बैक्टीरिया से होने वाला क्षय रोग होता है, तो ये क्या करते हैं, हवा से नाक में प्रवेश करते हैं और फेफड़ों में जाते हैं। ठीक है, और यदि ये मुंह द्वारा प्रवेश करते हैं बैक्टीरिया तो आहार नाल में जाएंगे और टाइफाइड फैलाएंगे, और यदि ये यकृत में जाते हैं तो हेपेटाइटिस बैक्टीरिया होंगे जो कि पीलिया। ठीक है, लेकिन सदैव ऐसा नहीं होता है। HIV वायरस जो होता है जो लैंगिक अंगों द्वारा शरीर में प्रवेश करता है और लसिका यानी लिम्फ ग्लैंड्स जो होती हैं लसिका ग्रंथियों में फैलता है। मलेरिया उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव जो होते हैं मच्छर के काटने से शरीर में प्रवेश करते हैं और यकृत में जाते हैं और फिर लाल रुधिर कोशिका में, यानी कि इनके लिए जो है एक विशिष्ट ऊतक या विशिष्ट अंग होता है डिजीज़ के लिए, जिसके आधार पे हम इनके रोग को पहचान पाते हैं कि हम किस रोग से ग्रसित हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये अनुमान लगाया जाता है। तो संक्रामक रोगों के ऊतक जो होते हैं विशिष्ट प्रभाव के अतिरिक्त उनके अन्य सामान्य प्रभाव भी होते हैं। ठीक है, यानी कि अन्य समान प्रभाव का मतलब ये है कि प्रतिरक्षा तंत्र, जैसा कि हमने पहले बात किया कि वहीं पे कुछ लोग डिजीज्ड होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, वो इसलिए क्योंकि जिसकी प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत अच्छी होती है उसके जो होते हैं प्रतिरक्षा के जो सेल्स होती हैं वो बैक्टीरिया, विषाणु सबको मार देती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो नहीं प्रभावित होते हैं। ठीक है, HIV जो है वो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र पर प्रभाव डालते हैं, खांसी, जुकाम, निमोनिया, ये सब ठीक है सभी हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली पर निर्भर करते हैं। ठीक, तो आगे हम देखते हैं उपचार के नियम। जब हम बीमार होते हैं ठीक है तो उसके लिए हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। तो अभी तक हमने जो देखा तो संक्रामक जो रोग थे उनके उपचार के 2 नियम हैं।
ठीक है, यानी कि सबसे पहला एक नियम है कि एक जो प्रभाव को कम कर दे और दूसरा कि रोग के कारण को ही ख़त्म कर दे। तो पहला जो है उपाय के लिए हम जो लक्षण जो है उसमें कम हो जाएगा, यानी कि जो शोथ के कारण होगा जैसे कि बुखार, दर्द, दस्त, ये सब जो होंगे तो रोग के लक्षण तो हमने कम कर दिया, लेकिन उससे हमें पूरा तो आराम नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा होगा कि हम पूरे सूक्ष्मजीव को ही ख़त्म कर दें। ठीक है, तो सूक्ष्मजीव को करने के लिए हम पहले पढ़ चुके हैं कि बैक्टीरिया के लिए से एंटीबायोटिक वगैरह, वायरस के लिए भी और सब चीज़ के लिए अब बहुत सारी दवाएं आ गई जो इनके जैव रासायनिक जैव प्रक्रियाओं पर काम करेंगी और इनको नष्ट करेंगी। ठीक है, हमारी कोशिकाएं जो होती हैं ऐसे प्रक्रम से नए पदार्थ बना पाती हैं जो बैक्टीरिया के प्रक्रम से भिन्न होता है, और हम ऐसी औषधि का उपयोग करना है जो हमारे शरीर को प्रभावित किए बिना ही बैक्टीरिया के संश्लेषण को रोक सके, और ये एंटीबायोटिक ही कर सकते हैं। एंटीवायरल औषधि बनाना मुश्किल है क्योंकि वो हमारी जैव रासायनिक प्रणाली को यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अब काफ़ी सारी दवाएं आ चुकी हैं, जैसे HIV के लिए नियंत्रण के लिए भी अब काफ़ी दवाएं खोजी जा चुकी हैं। आगे है निवारण के सिद्धांत। ठीक है, निवारण के सिद्धांत क्या होंगे? तो किसी संक्रामक रोग से छुटकारा पाने के लिए 3 सीमाएं हैं। सबसे पहला है यदि कोई एक बार बीमार हो जाए तो उनके जो शारीरिक क्रियाओं को बहुत हानि होती है और वे फिर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाते हैं। दूसरा है कि उपचार में लंबा समय लग सकता है, यानी कि सही उपचार होने पर भी रोगी को बिस्तर पर लंबे समय तक आराम करना पड़ सकता है। तीसरा ये है कि संक्रमित रोगी अन्य व्यक्तियों में रोगी को फैलाने का स्रोत बन जाए, इससे उपरोक्त कठिनाइयाँ और बढ़ जाएंगी, इसलिए रोगी का निवारण उपचार से अच्छा है। ठीक है, तो इसके लिए 2 विधियाँ बनाई गई। सबसे पहले तो सामान्य और दूसरी विशिष्ट। तो सामान्य में हम क्या करते हैं कि कोई जो वायु द्वारा फैल रहा है तो उसको कम कर देंगे। ठीक है, जल द्वारा फैलने वाली बीमारी को कम कर देंगे, जो मक्खी मच्छर है उनको कम कर देंगे। तो ये सामान्य बचाव हो गया हमारे लिए। ठीक है, तो पर्यावरण से संबंधित विषयों के अतिरिक्त संक्रामक रोगों से बचने के लिए और भी बहुत सारे नियम होते हैं। ठीक है, तो आगे जो है दूसरा जो हम देखते हैं कि यहाँ पर कहता है कि हमारे शरीर में से जो प्रतिरक्षा तंत्र है जो रोगाणुओं से लगता है, हमारे शरीर में विशिष्ट कोशिकाएं भी होती हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, जब कोई रोग होता है तो ये सक्रिय हो जाती है और उनको ख़त्म कर देती हैं। ठीक, तो ऐसे ही आगे है कि कुछ जो विशिष्ट उपचार हमने देखा, तो विशिष्ट उपचार में क्या होता है कि अगर किसी को कोई एक बार डिजीज़ हो जाती है तो उसको वो दोबारा नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि चेचक के बारे में कहा जाता है। ठीक है, चेचक के बारे में कि पहले चेचक महामारी के रूप में बहुत फैलता था, लोगों छूने से हो जाता था, लेकिन वहीं पे कुछ लोग जो होते हैं उनको उनकी सेवा करते तो उनको नहीं होता था और कुछ लोगों को हो जाता था। तो चेचक के बारे में ऐसा होता है कि अगर चेचक एक बार हो जाता है तो हमारी बॉडी उसके लिए प्रतिरक्षा प्रणाली तैयार कर लेती है। अगर वो ठीक हो गए तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली बन जाती है हमारे अंदर। तो जब भी चेचक का दूसरी बार जब वो वायरस आएगा और जब इफ़ेक्ट करेगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी में पहले से ही प्रतिरक्षा प्रणाली बन चुकी है। ठीक है, पहले से ही ये प्रतिरक्षा प्रणाली हमारी बॉडी में बन चुकी है। तो दोबारा जब ये आएगा लेकर, ठीक है, तो क्या करेगी प्रतिरक्षा प्रणाली, ये पहले से इसको पहचानती है और फिर तुरंत इसमें काम करना शुरू कर देगी और इसको किल करके हटा देगी। ठीक है, तो इसलिए जब यहाँ पर जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो हमें मदद करता है, यानी कि हम इसी प्रणाली को यूज़ करके आजकल हम यूज़ करते हैं वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण, यानी कि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बनाना। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, यानी कि हम क्या करते हैं, उन्हीं रोगाणुओं की नकल करके उनको डेथ करके उनको बहुत सारे प्रोसेस से गुजार के उन्हीं को हम डालते हैं शरीर के अंदर। ठीक है, यानी उनका प्रतिरक्षा तंत्र हम बनाते हैं। और ये वैक्सीनेशन को सबसे पहले डिस्कवर किया था एडवर्ड जीनर ने। ठीक है, इन्होंने चिकन पॉक्स का ही डिस्कवर किया था। तो इस तरह से बहुत सारे टीके उपलब्ध हैं। ओके, जैसे टिटनेस, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, चेचक, पोलियो और टीके। तो ये उसी बेसिस पे थे कि जैसे एक बार किसी को चेचक हो गया तो दोबारा नहीं होता है, क्योंकि उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके लिए बहुत तेज़ी से कार्य करना शुरू कर देती है अगली बार। ठीक है, और यहाँ पे है कि जो है बच्चों में बहुत सारे टीके लगाए जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं 5 साल के हो जाते हैं तो वो हेपेटाइटिस ए के लिए प्रतिरक्षी हो चुके होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आसपास के पानी पीकर, क्योंकि हेपेटाइटिस ए यानी जॉर्डिस जो कि किसकी वजह से होता है, पानी संक्रामक जो गंदे पानी होते हैं उनकी वजह से होता है। तो पहले से बहुत बार ये पानी पी चुके होते हैं, इसलिए वो अपनी बॉडी को तैयार कर चुके रहते हैं पीलिया के लिए।
पीलिया जो है बहुत तरह का होता है, हेपेटाइटिस ए, बी, डी, ई बहुत तरह का होता है। तो हेपेटाइटिस ए जो है एक नॉर्मल है, हेपेटाइटिस बी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है जिसके कि टीके लगते हैं, ठीक है। और कई सारे हेपेटाइटिस के टीके लगते हैं, लेकिन बी का तो काफ़ी बड़े हो जाते हैं तब भी लगता ही रहता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है कि हमारी बॉडी एक जो होती प्रतिरक्षा प्रणाली बना चुकी होती है, जिस वजह से हमें आगे बीमारियां नहीं होती हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लें। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। स्वस्थ व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक जीवन की एक समग्र समन्वय अवस्था है, ठीक है। किसी का स्वास्थ्य उसके भौतिक, पर्यावरण और आर्थिक अवस्था पर निर्भर करता है। रोगी की अवधि के आधार पर इसे तीव्र और दीर्घकालिक दो भागों में बांटा गया है। रोग के कारक संक्रामक और असंक्रामक कोई भी हो सकते हैं। संक्रामक कारक जीवों के विभिन्न वर्ग में उससे हो सकते हैं, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय, ठीक है। रोग का उपचार उसके कारक रोगाणु के वर्ग के आधार पर किया जाता है, ठीक है। संक्रामक जो कारक होते हैं वायु, जल, शारीरिक संपर्क या रोग वाहक होते हैं। रोग का निवारण सफल उपचार के जो है अपेक्षा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि हम रोग को ही ख़त्म कर दें। संक्रामक रोगों का निवारण जन स्वास्थ्य स्वच्छता विधियों द्वारा किया जा सकता है, जिससे संक्रामक जो कारक कम हो जाते हैं। टीकाकरण द्वारा संक्रामक रोगों का निवारण किया जा सकता है, और संक्रामक रोग के निवारण को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है कि सार्वजनिक स्वच्छता और टीकाकरण की सुविधा सभी को उपलब्ध हो।